कहानी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज से हमारे चैनल में शुरू होने जा रहा है हॉरर स्टोरीज, डरावनी कहानियां। तो जल्दी से अपने मोबाइल का हेडफोन लगा लीजिए, अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए और डरने के लिए तैयार हो जाइए। आज की कहानी का नाम है प्यासी खूनी हवेली। हमारे यहाँ भूत, प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में इस तरह की बातों का जिक्र नहीं होता या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है, प्रेतों को बनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है, वहां आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, जहां भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहां। ऐसे ही एक हवेली थी राजनगर में, खूनी हवेली के नाम से। सब जानते थे, गांव में सबको पता था कि वहां भूतों का डेरा है, इसलिए वहां आस पास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे, जानवर भी दुबक के भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों ने शिकार किया ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहां ना कोई हवेली थी और ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहां तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी, ना वो डरावने शिकारी का खूनी भूत। अमावस की रात थी, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। कुछ लोग राजनगर के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहां थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही राहुल ने पूछा, बाबा क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत तेज है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। रहा नहीं गया तो राहुल ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं। और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने राहुल की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ
ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। राहुल ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूं। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई बहुत ही गुस्से से उन्हें देख रहा है। एकदम से सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थीं। थोड़ी देर के लिए शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं, वो थोड़े डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोने को बोल रहा था, तो उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। संजय, राहुल और मनोज तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर कमरा काफी गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। मनोज एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जग गए। मनोज को कोई सपना आया था। मनोज बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को यह मजाक लगा, इसलिए उन्होंने मनोज को समझा के शांत किया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना संजय को और राहुल को भी आया। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज जा नहीं रही थी। फिर मनोज ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा था ना कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए, वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ ये सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पीने को। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। अपना रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को ढूंढते हैं, लेकिन अचानक राहुल का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के खून निकलना चालू होता है। खून देखते ही मनोज और संजय जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी राहुल बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? राहुल की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। मनोज और संजय में न जाने उनके अंदर शैतान समा गया था। वो दोनों राहुल पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को राहुल का शिकार करने का जैसे हुक्म दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। राहुल की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। राहुल की मौत हो गई। मनोज और संजय अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पी के और मांस खा के वो दोनों आदम खोर बन चुके थे।
अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने राहुल की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे। मनोज और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। संजय ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़े रहकर पीछे से मनोज के ऊपर वार किया। मनोज का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। संजय जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी मनोज की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने संजय को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया, जैसे सालों से बंद पड़ा था। संजय अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी देखी और वहां तक जैसे तैसे चलकर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठा। जी साहब। ड्राइवर दरवाजा खोल के बाहर आता है। वो संजय को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी के लोग कहाँ हैं? संजय रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है पूरा चौंक जाता है। वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगा था। संजय ड्राइवर से कहता है, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं? संजय चिल्ला के ड्राइवर पे चढ़ने लगा। ड्राइवर डर कर बोला, साहब, हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। अब मानो संजय का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब, और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस संजय ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के संजय को हाथ लगाया। साहब, संजय गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ, दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। ये सारे राज संजय की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? सोहेल हिंदुस्तानी की ज़बानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से पहली बार कोई हमारे चैनल में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।